आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मोन यूपीएससी एंड यूपीएससी में सभी का स्वागत और भरपूर अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एक पढ़ाई चल रही होगी, क्योंकि अब आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं आपके, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई में लगे हुए होंगे इसमें। तो सबसे पहले अब हम लोग, जैसे कि कल मैंने बताया कि मैथ की क्लास हम लोग करने वाले हैं। इसमें मैथ का कुछ इंट्रोडक्शन भी मैंने दिया कि किस तरीके से मैथ प्लस बुक हमारे लिए उपयोगी हो सकती है और किस तरीके के क्वेश्चन उसमें बनते हैं, ये भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया कि यूपीएससी का एक ट्रेंड हो गया है, वो नॉर्थ साउथ, साउथ है ईस्ट, और यह उत्तर में स्थित है, दक्षिण में स्थित है, भूमि का क्रम, इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें हम लोगों ने ये चीज सीख ली। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग आज का टॉपिक देख रहे हैं तमिलनाडु और श्रीलंका। ये हम लोग कुछ मैप का स्टार्टिंग करने वाले हैं, जिसमें मैं वीडियो में एक एक पॉइंट, जैसे एटलस हम लोग रखेंगे अपने पास, एटलस स्प्रिंग एटलस मैं भी इसे रखूंगा। इसको लेकर के, एटलस को लेकर के हम एक एक पॉइंट जो भी हमारे लिए परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है, उसका राजनीतिक महत्व, भौतिक अवस्थिति और आर्थिक इकोनॉमिक वो किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है, उसकी क्या विशेषता है और किस तरीके से उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे आगे। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है कि यहाँ पर बढ़िया छपा हुआ रंग बिरंगा चित्र बनाया जाए और स्लाइड से मैं आगे बढ़ता हुआ चलूं। इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आपके लिए किसी भी प्रतियोगिता में, किसी भी आप एग्जाम में जब बैठने जाएंगे तो आपको 20 मीटर आगे से दौड़ स्टार्ट करने वाली सिद्ध होगी। जैसे आप कहें किसी भी एग्जाम में, जैसे एसएससी का कोई एग्जाम हो सकता है, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो सकता है, यूपीएससी तो यूपीएससी के लिए तो है ही है, मान लिया इंपॉर्टेंट। स्टेट पीएससी का कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि एनडीए सीडीएस कोई भी एग्जाम, उसके लिए यह उपयोगी रहने वाली है। जैसे मैं कहूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण होने वाली है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी हमारे वहाँ डेवलप हो रही है, जो भी विकसित करी जा रही है, वह है तो भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और कहीं ना कहीं वह भारतीय क्षेत्र के अंदर ही बनाई जा रही, विकसित करी जा रही। तो अब जैसे जैसे हम लोग मैप की उस लोकेशन पर पहुंचेंगे तो मैं यह चीज बताता चलूंगा कि जैसे यहाँ कुलशेखरपट्टनम हम लोग देखेंगे, कुलशेखरपट्टनम पहुंचे तो कोटेक एनर्जी का एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिसमें समुद्र सतह और निचली सतह के बीच में ताप अंतर के कारण कोटेक एनर्जी पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारी जगह जहाँ पर गनेर है, जो हमारे शस्त्रागार बनाया गया है, वहां पर बहुत सारे टैंक बनाए जाते हैं, राइफल्स बनाई जाती हैं, मिसाइलें भी बनाई जाती हैं। इस तरीके से कुछ उपयोगी क्षेत्र को हम लोग देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो का पूरा विषय यही रहेगा। साथ ही साथ श्रीलंका बना हुआ है, ये भारत के मैप में श्रीलंका क्यों आ जाता है? क्वेश्चन आपका सबसे पहला, इतना आप इस बोर्ड पर बना हुआ देखने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन आपके मन में यह आ सकता है कि भारत पढ़ने वाले हैं हम लोग, जैसे मैं कहूँ कि मैं तमिलनाडु राज्य से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप सबसे पहले ये पूछेंगे श्रीलंका इसमें कैसे है। तो इंडियन ज्योग्राफी की जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, तो उसमें मैंने भारत की अवस्थिति और विस्तार में बताया था। जब मैंने जल सीमा का विस्तार बताया था, उसमें मैंने बताया अनक्लोज नामक एक नियम था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन के वैज्ञानिक लोग बैठकर यह डिसाइड किया गया था कि किस तरीके से जल में अधिकार क्षेत्र होगा। तो वह अधिकार क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक दिया गया। 200 नॉटिकल मील मतलब 343 किलोमीटर। तो वह क्षेत्र कुछ यहाँ श्रीलंका के बीच से गुजरता था। तब श्रीलंका उतना कोई चर्चित विषय नहीं रहा, तो श्रीलंका को अंदर, भारत की सीमा के अंदर मानते हुए ये आपसे मित्र राष्ट्र हैं, ज्यादातर अधिकतर संबंध अच्छे ही रहे हैं।
तो इसे इसीलिए जब जल सीमा इनकी डिवाइड नहीं करी गई तो ये इसीलिए भारत के साथ में हमेशा दिखाया जाएगा। तो Y1 F1 फ्री रहेगा। तो जब हम लोग भारत पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यह श्रीलंका जरूर हम लोग देखेंगे। जब हम लोग श्रीलंका देखेंगे तो श्रीलंका के साथ में जैसा मैंने पहले भी बताया है कि इंटरनेशनल रिलेशन ये हम लोगों को पढ़ने हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन की भी क्लासेस हम लोगों को करनी है। वो राजनीति जियो पॉलिटिक्स की क्लासेस अलग से चलनी है। तो उससे संबंधित भारत का अन्य देशों के साथ में संबंधों पर भी थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ मैथ की क्लास समझकर आपने मैप उठा लिया होगा। नहीं उठा लिया है तो वीडियो को आप 1 मिनट के लिए पॉज करें और एटलस उठा लें। एटलस कंपलसरी है। आप जैसे क्लास में बैठते हैं सभी बच्चे सामने, तब तो ये चल जाता है कि आप इधर उधर से देखकर शेयर कर लें और 1-2 दिन काम चला लें। लेकिन जब आप ऑनलाइन देख रहे हैं या अकेले बैठकर लाइब्रेरी में देख रहे हैं तब आपके पास अपना एटलस होना आवश्यक है। एटलस नहीं होगा आप चीजें सुनेंगे, कुछ देर तक लगेगा याद है, उसके बाद भूल जाएंगे। क्योंकि जब आप एटलस का पहला पन्ना ही पलटेंगे, एटलस के पहले पेज पर जहां पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसे मैंने पहले बताया 8 और 9 पेज नंबर पे, जिसमें इंडियन पॉलिटिकल नाम से ऊपर पेज की हेडलाइन में इंडियन पॉलिटिकल नाम से पेज नंबर है 8 और 9 पेज नंबर पर, दोनों पर मिश्रित रूप से बना हुआ है। वहीं आप देखेंगे तब भी आपको यही नजर आएगा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई। फिर आगे बढ़ेंगे 10 और 11 पेज नंबर था, जिसमें आपको एक एक करके राज्यों के बारे में देना स्टार्ट कर दिया गया। 10 और 11 पर पॉलिटिकल मैप दिया गया है, भारत का पॉलिटिकल मैप दिया गया है। उसके बाद में फिर राज्यों का क्रम दिया गया है। तो जब आप राज्यों में पहुंचेंगे तब आप देखेंगे छोटे बड़े कस्बे तक उसमें दिखाए गए। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन उस मैप में दी गई। उस इंफॉर्मेशन में हमारे लिए क्या आवश्यक है यह जानना आवश्यक है। बाकी वीडियो थोड़ा लंबा रह सकता है, वीडियो लंबा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि यह थोड़ी धीमी प्रक्रिया है। इसमें हम लोग किसी एक विषय को लेकर के थोड़ा सा गहराई तक अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इतने सारे शब्द दिए गए हैं जिनको अगर एक साथ ऐसे उड़ेल दिया जाए तो शायद समझ ही नहीं आएंगे। वो हमारे ऊपर से निकलेंगे, एक बार लगेगा कि हमें याद हुआ, लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा और फिर वही रिजल्ट जीरो। तो आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका का मैप पढ़ने वाले हैं। तो आप एटलस उठा लेंगे। एटलस में सबसे पहले पेज नंबर 18 और 19 इसकी हेडलाइन पढ़िए। हेडलाइन ऊपर पढ़िए। साथ ही साथ मैंने बताया था RPF फैक्टर, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर मतलब उस पेज की कितनी क्षमता है, कितनी बारीकी तक दिखाया जा सकता है, कितनी गहराई तक दिखाया जा सकता है, वह इस पेज की क्षमता को बताएगा। जिसमें सदर्न इंडिया एंड श्रीलंका नाम से पॉलिटिकल नेचुरल नाम से दिया गया होगा। 18 और 19 पर नेचुरल नाम से, इधर पॉलिटिकल फिजिकल और पॉलिटिकल नाम से दिया गया है। 18 और 19 पर फिजिकल मैप दिया गया है और 26 नंबर वही तमिलनाडु का पॉलिटिकल मैप दिया गया है। इन दोनों पेज का हम लोग साथ में यूज करेंगे। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया था कि आगे 69 पेज नंबर तक इंडिया के ही मैप दिए गए हैं, जिसमें छोटे बड़े मैप दिए गए हैं। कुछ उन मैप का किस तरीके से यूज करना है वो हम लोग जैसे जैसे पेज में आगे बढ़ते जाएंगे वो देखते जाएंगे। आज का दौर ये रील या शॉर्ट्स का आ गया है, जिसमें 15 सेकंड 30 सेकंड देख करके वीडियो आगे बढ़ा देते हैं। मैं 5 मिनट 7 मिनट की ये भूमिका सुना रहा हूँ तो शायद आपको लगे कि बहुत बोरिंग क्लास होने वाली है। बिल्कुल लग सकता है आपको कि ये बोरिंग क्लास होने वाली है, तो वाउ क्लास होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं।
अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और वास्तविक रूप से यूपीएससी और स्टेट पीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, वास्तविक रूप से अच्छे ढंग से एग्जाम देने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें और धैर्य के साथ में मैप ले लेंगे। मैप के साथ में आप अगर जो एक सादा मैप लेते हैं और उसे फिल करते चलते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आप दौड़ में आगे खड़े करके दौड़ने का मौका मिलेगा। जैसे 500 प्रतियोगी, अगर 500 तुम्हारे पार्टिसिपेंट अगर साथ में दौड़ने वाले हैं, तो आप अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो वो 499 बच्चे पीछे खड़े होंगे, आप 20 मीटर आगे खड़े होंगे और वहां से दौड़ने का मौका मिलेगा। ये क्लास कुछ इस तरीके की होने वाली है, थोड़ा वाव लग सकती है, लेकिन धैर्य रखें, अच्छा होगा। और विश्वास के साथ में एटलस उठाएं। एटलस में सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। आइए 18 और 19 नंबर पेज नंबर पे मैं ये एटलस अपने पास रखूंगा, एटलस में देखकर, ताकि इतनी इंफॉर्मेशन है जो कहीं गलत ना हो और आपको गलती से भी कोई गलत इंफॉर्मेशन आपके पास ना पहुंचे। इसलिए वैसे तो मैं पीपीटी लगा के सभी पढ़ा रहे हैं, पीपीटी लगा के मैं भी एक एक को पढ़ाना शुरू हो जाता। तो आप ऐसे ही कुछ समझिए, मैं इसीलिए देख रहा हूँ ताकि आपका कोई क्वेश्चन मेरी वजह से या गलत बता देने से गलत ना हो जाए। तो इसलिए मैं एक एक चीज बड़ी अच्छे तरीके से बता सकूं, इसलिए मैं अपने पास रखूंगा। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आइए 18 और 19 नंबर पेज नंबर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। मैप, यह मैप आप यहाँ से यहाँ तक एक बार निकालें और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जिसमें 1.5 लाख दिया गया है, 5 लाख दिया गया है, मतलब 5 किलोमीटर के कोई भी छोटी बिंदु है उस तक दिखाया जा सकता है, उससे छोटा बिंदु नहीं दिखाया जा सकता। यह मैं कल भी बता चुका हूँ। तो सबसे पहले यहाँ तमिलनाडु राज्य पढ़ने वाले हैं, तो तमिलनाडु की सबसे पहले सीमा हम लोग डिसाइड करें। जैसे यहाँ तक आंध्र प्रदेश, की सीमा लगी। उसके बाद में यहाँ कर्नाटक की सीमा लगी हुई है और फिर यहाँ से केरल। कुछ इस तरीके से यहाँ केरल की सीमा लगी हुई है। राज्य की सीमा, स्थलीय सीमा 3 राज्यों से लगी हुई है। इन केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, साथ में अगर तेलंगाना को शामिल करते हैं तो सदर्न इंडिया या दक्षिणी भारत नाम से हो जाएगा। दक्षिणी भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये आपको सदर्न इंडिया के पार्ट है। ये है हमारा श्रीलंका। सभी आप अच्छे थे। तो इसमें सबसे पहले अब हम लोग यहाँ श्रीलंका में मैं छोटे छोटे पॉइंट बनाता चलूंगा, जिसे आप ढूंढने के लिए आपको सहायता होगी। यहाँ बीचों बाद में इसमें श्रीलंका लिखा गया है। यहाँ देखेंगे आप बीच का ऊंचा भाग दिखाया गया। ऊंचा भाग गहरे भूरे रंग से दिखाया गया है। वहीं जिस तरीके से हम लोग नीचे की तरफ करते जाएंगे या हाल नीचे की तरफ होता जाएगा, वैसे वैसे उसका गहरे भूरे से हल्का भूरा, फिर पीला, फिर हल्का ग्रीन, हल्का हरा और फिर और हल्का हरा, फिर एकदम ग्रीन के बाद में फिर यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग सागर में पहुंचेंगे
तो जो छिछला सागर है वह व्हाइट कलर से, फिर उससे डार्क थोड़ा सा गहरा नीला और गहरा नीला और गहरा नीला, इस तरीके से एक यहाँ पर ऐसे मैप बना होता है। ये भी आप देखेंगे इस तरीके से मैप बना दिखाई पड़ता है, जिसमें कलर ऊपर जितना ऊपर है, जितना ऊपर होता है वो गहरा हरा, फिर हल्का पीला, फिर हल्का हरा, फिर उसके बाद में हरा, फिर व्हाइट, फिर हल्का नीला और गहरा नीला, ठीक गहरा नीला, कुछ इस तरीके से ऊंचाई और गहराई दिखाई जाती है। तो श्रीलंका में सबसे पहले यहाँ पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी जहां हम लोग खड़े हैं, आपको ये इमेजिन करना है, आपको बराबर वह चीज महसूस करना है कि आप श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हैं, जिसका नाम आप पहले निहार लें, उसको उस पर उंगली चलाते जाएं और मेरा कहा गया सब वह आप नोट कर लें या फिर उसे सादे मैप में भर लें। सबसे पहला यहाँ सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची पर्वत चोटी पितृत ताला गाला, पितृत ताला गाला। इतने सारे शब्द हैं तो मैं इनका रिपीटेशन करूंगा बार बार ताकि आपके दिमाग में सेट हो सके। अगर मैं एक बार में ऐसे बोलकर निकल जाऊंगा तो शायद आप उसको पकड़ ही ना पाए और उसके बारे में सोच ही ना पाए, क्योंकि हमारे दिमाग की भी क्षमता होती है, जो भी वर्ड हमारे दिमाग में 7 या 8 सेकंड से पहले होकर के निकल जाता है तो वह हमारे दिमाग में सेट नहीं होता। तो मैं उसे 2, 3 बार, 4 बार तक किसी ना किसी तरीके से रिपीट करता था। जैसे जैसे कुछ कहीं ना कहीं कुछ उसका विशेष पॉइंट आया, फिर मैं उसी पॉइंट पर पहुंच गया। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, परेशान नहीं होइएगा, धैर्य बनाकर रखिए, चलती। पितृत ताला गाला सब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। पितृत ताला गाला जिसकी ऊंचाई 2524 मीटर, 2524 मीटर। मैं हालांकि लिखूंगा कुछ भी नहीं, बस मैं उसको ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। उसमें क्या विशेष है, किस तरीके से मैप को लेकर पढ़ना है, यह चीज आपको गलत है। पितृत ताला गाला ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंची चोटियों के नाम दिए गए हैं जिनको देश के साथ मिलाना है। इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी ने कोट किया है, बनाया है। दूसरा, यही किसी के पास में ऊपर की तरफ थोड़ा देखेंगे, इससे उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। कैंडी नाम को एक शहर दिखाई पड़ेगा जिसके पीछे लाल बिंदी रखी गई है, इसलिए वह उस जिला या क्षेत्र का मुख्यालय, प्रांत का मुख्यालय है। जैसे श्रीलंका में 5 प्रांत हैं, यहाँ उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, पश्चिमी प्रांत और दक्षिणी प्रांत, पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत। ऐसे मानिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम 4 प्रांत हो गए और उत्तर और पश्चिम एक प्रांत अलग से 5 प्रांत बनाए गए। इसके बीच में वर्ग में यहाँ पर आप देखेंगे कैंडी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। कैंडी पुरानी राजधानी, अब यह तो देखने के बाद अगला, यहां से आप
कैंटीज के पास से एक इस तरीके से नीली लाइन जाती हुई दिखाई पड़ेगी। रिवर दी गई है जिसका नाम महावेली महावेली गंगा महावेली गंगा। ये शायद आपके मैप में दिखाई ना पड़े, स्कूल एटलस में ये ठीक तरीके से दिखाई गई महावेली गंगा। अगर नहीं है तो इस तरीके से आप मैप ड्रॉ करेंगे और उसे महावेली गंगा मैप पर ही लिख लेंगे, या अगर जो सादे मैप पर फिल कर रहे हैं तो इस तरीके से नीली लाइन बना करके महावेली गंगा लिख लेंगे। अब ये जो कैंडी है, जब चोल शासन हुआ करता था भारत में, चोल का शासन जैसे हम लोग दो बार देखते हैं, एक बार 200 ईसा पूर्व के समथिंग रहता है, वही फिर 700-800 एडी में मतलब ईस्वी में आता है। तो ये प्रशासन चोल का दो बार में दिखाई पड़ता है। तो जो उत्तर चोल काल है, बाद का चोल काल है, या 700-800 ईस्वी का चोल काल है, उस समय पर यह श्रीलंका की उपनिवेश क्षेत्र था। श्रीलंका उपनिवेश क्षेत्र था चोलों का। जैसे राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, ये शासक आपने देखे होंगे, बहुत प्रतापी राजा हुए चोल काल में। तो ये इतिहास का भी अगर जो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं उसमें कुछ इस तरीके की जानकारी अगर दे सकते हैं कि यहाँ तक विस्तार था तो अच्छा ही रहता है। आप अदर सब्जेक्ट से कंक्लूड करके चलाते हैं अगर किसी टॉपिक को, तो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, उपनिवेश था, तब इसे सिंघल प्रदेश नाम से जाना जाता है। इसका नाम सिंघल प्रदेश। वहीं उसके बाद में जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो इसे सिलोन नाम से जाना गया। अंग्रेजों के समय सिलोन, सिंघल और सिलोन। जब चोल काल में था तब इसकी राजधानी, आप यहां पर आएंगे, अगला पॉइंट आपको दिखाएंगे। यहां आप मैप में यहां पर देखेंगे अनुराधापुरम, सिंघल प्रदेश जब यह यहाँ अनुराधापुरम, यह पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर अनुराधापुरम लिखा हुआ है। यह चोलकालीन राजधानी, जब भी सिलोन था अंग्रेजों के साथ में, तब यह राजधानी थी कैंडी। आगे बढ़े हम लोग, आगे देखें। अनुराधापुरम के बाद में यदि हम लोग इसके सीधे सीधे यहाँ नीचे चलिए, यहाँ देखें दिखाई पड़ेगा कोलंबो। मैं शब्द यहाँ लिख दे रहा हूँ, पॉइंट बता देता हूँ। कोलंबो, यह भी श्रीलंका की राजधानी है, लेकिन अब राजधानी जो है इसी के पास में आपको एक इस तरीके का ऐसे करके चौकोर शहर दिखाया गया होगा, जिसका नाम है जयवर्धनेपुरा कोटे। जयवर्धनेपुरा कोटे, जयवर्धनेपुरा कोटे। मैप में आप देखते चलेंगे, उंगली फैलाते जाएंगे, देखते जाएंगे, मैप में है तो फिल करते जाएंगे। जयवर्धनेपुरा कोटे। अब जयवर्धनेपुरा कोटे और कोलंबो दोनों के पास में एक नदी के पास में स्थित है। अब ये जयवर्धनेपुरा कोटे कुछ इसी तरीके से है जैसे हमारे वहां दिल्ली के बाद नई दिल्ली। हमारी संसद दिल्ली में है, अगर वह संसद
उठा करके शहर के थोड़ा बाहर क्षेत्र में, नई दिल्ली में या उसके आउटर क्षेत्र में स्थापित कर दी जाए और उसका नाम, कुछ नामकरण कर दिया जाए। कुछ इसी तरीके से कोलंबो इसकी राजधानी थी। बाद में यहाँ पर जयवर्धनेपुरे कोट्टे में इसकी संसद स्थापित कर दी गई और जयवर्धनेपुरे कोट्टे इसकी राजधानी। अब हम लोग ऑप्शन टिक करेंगे अगर कि श्रीलंका की राजधानी तो जयवर्धनेपुरा कोट्टे, अगर ऑप्शन में ही है तो कोलंबो। उसी के बाद आगे बढ़े। जयवर्धनेपुरा, इनका इसका नामकरण जयवर्धन यस जयवर्धन के नाम पर किया गया है। ये राजीव गांधी के समय में वहां के राष्ट्रपति, राजीव गांधी के समय पर वहां के राष्ट्रपति यस जयवर्धने के नाम पर इस शहर का नामकरण किया गया है, जो यहाँ पर अवस्थित है मैप में। और श्रीलंका में दो प्रकार की जातियां हैं, दो जातियां ज्यादातर अधिकतर निवास करती हैं, जिसमें एक सिंघली, एक कहानी है सिंघली और दूसरी तमिल। सिंघली और तमिल। श्रीलंका, पहले तो यहाँ श्रीलंका की मुख्य जनजाति बेद्दा, मुख्य जनजाति बेद्दा, यही पॉइंट करते हैं बेद्दा। श्रीलंका की प्रमुख जनजाति या मूल निवासी बेद्दा लोग हैं। वहीं सिंघली और तमिल जो मूल रूप से भारतीय हैं। जो सिंघली लोग हैं वह ये जब चोल प्रशासन के दौरान, जब राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम, इस तरीके के चोल प्रशासन चल रहा था, उस समय पर सिंघली लोग श्रीलंका में ले जाकर बसाए गए, या तमिल प्रदेश से लोग जो रहने गए, वहां पर व्यापार करने गए लोग, तो उस समय पर यह जो सैनिक थे वो वहीं रहे। इस तरीके के लोग, बसाए हुए लोग सिंघली लोग। वहीं जब अंग्रेज प्रशासन शुरू हुआ, अंग्रेज प्रशासन ने तमिल लोगों को या वहां पर सैनिक प्रशिक्षण क्षेत्र बनाया, तब वह तमिल लोगों को यहाँ से तमिल लोगों को ले जाकर बसाया। अब जब 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, भारत के साथ ही साथ सब आजाद हुए हैं, लगभग सभी आजाद इसी दौरान, सभी को आजादी इसी दौरान मिली। जब ये आजाद हुए उसके बाद में 1956 में श्रीलंका में एक एक्ट बनाया गया, जिसके तहत सिंघली लोगों को वहां का मूल निवासी माना गया। और जो तमिल लोग थे उनको जैसे आरक्षण बंद कर दिया गया, जैसे सिंघली लोगों को आरक्षण दे दिया जाए और तमिल लोगों को आरक्षण ना दिया जाए। मैं आरक्षण पर, इस पर कोई बहस या बात नहीं करना चाहता। ये वहां का कुछ इस तरीके का मुद्दा है, जैसे तमिल लोगों को वहां पर रोजगार में या किसी तरीके का उम्र में छूट दे दी जाए और तमिल लोगों को ना दी जाए। तो तमिल लोग क्या किए, एक अपना गुट बनाए। 1956 के बाद में जब इस तरीके का प्रशासन हुआ, नियम लागू हुआ, तो कुछ दिन तक तो शांत रहे। वहीं 1976 के समय यहाँ देखें, 1976 में लिट्टे नाम का एक संगठन बनाया। वह लिट्टे का मतलब है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलन नाम से एक लिट्टे ग्रुप बनाया।
इसका काम था इसका काम था कि सिंहली लोगों को खत्म करना या आरक्षण को खत्म करना, कुछ इस तरीके से मांग थी। और ये उत्तरी भाग जो है इसको एक अलग देश या अलग प्रदेश के रूप में, जो अलग से अलग अपनी सरकार बनाए, अलग प्रशासन चलाए, सारी व्यवस्थाएं अलग कर दी जाए। तमिल इलम नाम का तमिल इलम नाम से एक अपना देश बनाना चाहते थे। तो वही जयवर्धने साहब राजीव गांधी के पास आए कि ये तमिल लोगों को आप शांत करिए, और ये बड़ी उपद्रव मचा रहे हैं, व्यवस्था फैला रहे हैं, कुछ इस तरीके से शांति कराने का प्रस्ताव लेकर के आए। जिसके बाद में यह जब 1976 में स्थापित हुआ तो धीरे धीरे यह इतना खतरनाक रूप बन गया, इंटरनेशनल लेवल पर आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। आतंकवादी संगठन घोषित हुआ 1991 के बाद, जब राजीव गांधी की हत्या कर दी। राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, वह भी इसी लिट्टे ग्रुप के लोगों के द्वारा की गई। जब शांति सेना भेजी गई थी तो पीस कीपिंग फोर्स एक राजीव गांधी ने भेजी थी। पीस कीपिंग फोर्स नाम से एक, जैसे हम लोग अभी अभ्यास करते हैं तो उसका कुछ नाम दे देते हैं, तो पीस कीपिंग फोर्स बनाई गई। राजीव गांधी ने श्रीलंका में तमिल लोगों को शांत करने के लिए भेजा। राजीव गांधी को यह भी लगता था कि हो सकता है ये जो तमिल लोग हैं इनको थोड़ा सा डांट डपट कर या समझा बुझाकर किसी तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। वह जो तमिल लोग थे उन्होंने भारतीय सेना पर उल्टा हमला कर दिया, जिससे भारतीय सेना को अच्छी खासी क्षति हुई। भारतीय सैनिक लौटे, साथ ही साथ तमिल के लोग भी मारे गए। उसके बाद में जब ये पीस कीपिंग फोर्स वापस आई, उसके बाद में सी टाइगर्स, इसके अंतर्गत कई सारे, जैसे सी टाइगर, एयर टाइगर, इस तरीके से समुद्री सेना, वायु सेना और स्थलीय सीमा का भी किसी टाइगर के नाम पर नाम रखकर, इस तरीके से कई सारे ग्रुप बना दिए गए। और इंटरनेशनल लेवल पर उस समय पर शायद श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। और 1991 में राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई इसी ग्रुप के द्वारा। हालांकि अब 2009 में इस लिट्टे ग्रुप के प्रमुख पिल्लई प्रभाकरन, पिल्लई प्रभाकरन नाम के एक ग्रुप के द्वारा यह संगठन स्थापित किया गया था, जो 1976 में लिट्टे ग्रुप स्थापित हुआ। और उसको 2009 में सरकार ने उसको खत्म करवाया, या आतंकवादी प्रमुख घोषित था, उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि सरकार ने नहीं खत्म करवाया, लेकिन इसकी हत्या ही कर दी गई। हत्या हो जाने के बाद में ये तमिल लोगों को भी कुछ थोड़े से अधिकार भी दिए गए, कुछ नए अधिकार कानून भी बनाए गए, लेकिन अभी भी श्रीलंका में इसको लेकर के विवाद बना के रहता है। तो ये तो कहानी हम लोगों की इंटरनेशनल रिलेशन, जब हम लोग देखेंगे, आईआर पढ़ेंगे या आईआर से संबंधित जब कोई चर्चा हो, तो भारत और ये श्रीलंका के इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ये पॉइंट लिखें। कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड बनाते हुए शुरुआत करें, काफी अच्छा रहेगा। आगे बढ़े हम लोग। दूसरा, यहाँ एक पॉइंट दिखाई पड़ेगा जिसका नाम है हम्बनटोटा। इधर जगह कम होने की वजह से मैंने उधर लिख दिया। हम्बनटोटा ये
श्रीलंका का बंदरगाह बंदरगाह डॉकयार्ड है, जिसे 2008 में बनाया गया था, हम्बनटोटा बंदरगाह। सबसे पहले आप उसे धीरे 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 किनारे किनारे चलते आएंगे। जैसे मैंने पोर्ट बोल दिया, मेजर पोर्ट है, तो पोर्ट है तो समुद्र के किनारे होगा, पास होगा। आप इसी तरीके से यहाँ छोटे दाला गाला पर्वत, कैंडी, कैंडी से ऊपर की तरफ थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखेंगे तो अनुराधापुरम, अनुराधापुरम से नीचे आए तब यहाँ आपने देखा जयवर्धनेपुरा, कोट्टे और श्रीलंका, कोलंबो। कोलंबो के बाद में इधर नीचे की तरफ आए तो हम्बनटोटा। हम्बनटोटा 2008 में श्रीलंका का एक पोर्ट बनाया गया था, जिसे बनाने के लिए चाइना ने, चीन ने पैसे उधार दिए थे और वह अच्छे खासे इंटरेस्ट पर दिए गए थे। वो अच्छे खासे इंटरेस्ट पर थे। वो इंटरेस्ट चुका ना पाने के कारण 2017 से लेकर के 99 वर्षों के लिए चीन को लीज पर दे दिया। अब मतलब इसका अधिकार 99 वर्षों के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह के पास में वो सैनिक छावनी और सैनिक अड्डे भी स्थापित कर रखे हैं। उसने हथियार लाता और ले भी जाता है, इस तरीके के काम करता है। तो ये हम्बनटोटा बंदरगाह जो है चीन की एक है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। एक सेकेंड, ये चीन की एक नीति है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। मोतियों की माला। नाम से एक प्रोजेक्ट है चीन का, जिसमें ये हिंद महासागर पर अधिकार बनाने के लिए, अधिकार करने के लिए कई सारे जगहों पर, जैसे जहां कहीं भी कोई उसको स्थान मिल जाए, मालदीव पे भी प्रयास करता रहता है। इधर ईरान के पास में या इराक के पास में भी वो अपना अधिकार जमाना चाहता है। इंडोनेशिया वाले क्षेत्रों में कई जगह पर उसके इस तरीके के कुछ बंदरगाह मिल सकते हैं, सैनिक छावनी मिल सकते हैं, अड्डे मिल सकते हैं। साथ ही साथ बेल्ट एंड रोड, इनिशिएटिव, ये चीन के जो प्रोजेक्ट हैं इसके द्वारा इसका हिस्सा हम्बनटोटा बंदरगाह है, जो भारत पर निगरानी रखने का काम करता है और भारत के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है। तो हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है, चीन का सैनिक अड्डा है, चीन का एक पोर्ट है। इसलिए चीन के साथ में इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग ये पॉइंटों का ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़े, इसके बाद यहाँ आएंगे तब आपको दिखेगा पट्टी का लोहा। पट्टी का लोहा और यहाँ त्रिंकोमाली, जगह थोड़ी कम है। आप इनके जैसे मैं पॉइंट रख दे रहा हूँ, नाम लिखूं या ना लिखूं आप उसे देखते रहेंगे, क्योंकि इस मैप में मैं सारे नाम लिख ही नहीं पाऊंगा, आ ही नहीं पाएंगे। मैप आप अपने पास रखेंगे, उसे देखते जाएंगे। बट्टी का लोहा, त्रिंकोमाली। दोनों मिल गए, भर लिए। आगे बढ़े, यहाँ आ जाइए एकदम ऊपर, यहाँ रेड पॉइंट से लिख दे रहे हैं यह पॉइंट पेड्रो, यूपीएससी का क्वेश्चन है। पॉइंट पेड्रो
श्रीलंका का सबसे उत्तरी बिंदु पॉइंट पेड्रो। यहाँ पर आप देखेंगे मैप लेकर के बैठे होंगे, ये देखेंगे। उसी के बाद में जैसे हम लोग अपने देश में उत्तरी बिंदु दक्षिणी बिंदु इस तरीके से देखते हैं, पॉइंट पेड्रो यहीं पर। इसके बाद में जाफना, ये वाला जो नीचे की तरफ, सॉरी इधर लेफ्ट हैंड साइड पर ये वाला, इसका नाम है जाफना। जाफना प्रायद्वीप, जाफना प्रायद्वीप या जाफना अंतर्द्वीप, अंतर्द्वीप भी लिखा मिल सकता है। जाफना अंतर्द्वीप कहाँ है? श्रीलंका का। यहीं पर एक शहर है कांके संतुरई। कांके संतुरई मैप देखेंगे। इसे जाफना प्रायद्वीप जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसी में ये वाला पॉइंट मेरे पेन की नोक पे ध्यान दीजिए। यहाँ यहाँ कांके संतुरई नाम का एक शहर दिखाई पड़ेगा, जो इस जाफना प्रायद्वीप और इसका प्रमुख क्षेत्र है। और जो अभी तक इतनी लंबी कहानी हम लोगों ने सुनी, तमिल इलम वह इसे राजधानी या प्रमुख केंद्र बनाना चाहते थे, या अभी तक जो उनका प्रमुख केंद्र था वह कांके संतुरई। मिल गया, नोट कर लिया सारी चीजें एक बार ध्यान से। तो उसके बाद जो ये पतले से हिस्से के रूप में जुड़ा हुआ है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं एलिफेंट पास। एलिफेंट दर्रा, एलिफेंट पास या एलिफेंट दर्रा। एलिफेंट पास वह स्थल मार्ग है, स्थल मार्ग मतलब ये दर्रा, मतलब कहने का मतलब है ये जाफना प्रायद्वीप जो है, इसको स्थल का जो पतला सा हिस्सा जोड़े हुए है उसको पास बोल दिया गया है, एलिफेंट दर्रा। इस दर्रा यहाँ पर कोई घाटी नहीं है, स्थल का जो सकरा सा भाग है उसे पास बोल दिया गया है। तो एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप। और यहाँ पर एलिफेंट के पास में एक पुल बना करके जोड़ा गया है, उसका नाम है पाराथान। ब्लैक कलर से लेकर बढ़िया पड़ेगा, पाराथान। एलिफेंट पास और ये पाराथान जो पुल के द्वारा यहाँ पर छोटा सा शहर है ब्लू कलर का, मतलब जाफना प्रायद्वीप से बाहर की तरफ निकला हुआ यहाँ पर शहर, उसे जोड़ने वाला एक पाराथान शहर यहाँ पर एक पुल के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसके बाद में यह एक पॉइंट या द्वीप छोटा सा दिख रहा है, जो मैंने पहले से नोट कर रखा है। यहाँ यहाँ ये वाला, इसका नाम है तिलाई मन्नार, तलाई मन्नार। तलाई मन्नार ये वाला पॉइंट तलाई मन्नार। यहां तक रेलवे लाइन आई हुई है। श्रीलंका का रेलवे लाइन यहां तक गया।
यूपीएससी का यहाँ पर रेलवे से संबंधित एक दो क्वेश्चन आपको देखने मिले, रेल लाइन से संबंधित या रोड लाइन से संबंधित, इस तरीके से, क्योंकि वो द्वीपीय क्षेत्र है, द्वीप है, तो सागर को पार करके रेल आई है या नहीं आई है, इस चीज तक इतनी गहराई तक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे। तो यहाँ तक रेल लाइन आई हुई है, तिलाई मन्नार जो आखिरी पॉइंट है जहां तक रेलवे लाइन आई है और यहाँ पर अवस्थित है, वो मैप में लोकेट है। ये अब हम लोग थोड़ा सा यहीं से हम लोग इसी जाफना प्रायद्वीप से इधर ऊपर की तरफ बढ़े, तब देखें पाक स्टेट, यहाँ पर ये वाला पॉइंट ए नंबर से लिखते हैं हम, जिसे ए नंबर से यहाँ पाक स्टेट और पाक पे, यहाँ पर बी पॉइंट, पाक से पाक के जल मतलब पाक स्टेट मतलब जलधारा चैनल या पाक की खाड़ी। अब यहाँ जब हम लोग यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ से देखेंगे एक फेरी भी चलाई गई। फेरी मतलब एक छोटा जहाज जिसमें 100-200 लोग बैठ के 100-150 लोग बैठते हैं और कुछ अपना अपना किराया देते हैं और श्रीलंका जा सकते हैं। श्रीलंका, नेपाल और भूटान कुछ इस तरीके से हमारे मित्र राष्ट्र हैं जो केवल आधार कार्ड लेकर के आप जा सकते हैं, वीजा उजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है आपको। तो इसके बीच में एक फेरी चलाई गई है, कैलिमर अंतरिक्ष है, कैलिमर अंतरिक्ष से जाफना प्रायद्वीप तक। कैलिमर राष्ट्रीय उद्यान भी है, कैलिमर अंतरिक्ष से लेकर के जाफना तक एक फेरी चलेगी। अब हम लोग फेरी तो नहीं जाएंगे, क्या है, हम लोग थोड़े पुराने आदमी, फेरी अभी नहीं चलाई गई, हम लोग नाव पकड़ते हैं और यहाँ जाफना से नीचे आए, पाक स्टेट से पाक वे होते हुए यहाँ द्वीपों के पास आए, जो मैंने यहाँ देखे आदम्स ब्रिज, आदम का पुल या राम सेतु। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। रामायण काल में राम और रावण के बीच जब सीता के अपहरण के कारण विवाद शुरू हुआ, तो राम जब जा रहे थे रावण का वध करने के लिए, तो नल और नील उनकी सेना के दो सेनापति थे, उन्होंने ये राम सेतु बनाकर निर्माण किया है। हालांकि यही बात सही है, क्योंकि जब किसी सरकार ने नहीं बनवाया तो ये आया कहाँ से है, वो तो अपनी अपनी बात है। राम सेतु के लिए एक शिव समुद्रम परियोजना के तहत इसको तोड़ने की भी बात करी जा रही थी, क्योंकि भारत सरकार को यहाँ से कोई केरल से सामान को इधर पहुंचाना रहता है, तो बड़ा जहाज इधर से निकल नहीं सकता है, क्योंकि वह इतना गहरा नहीं है। गहरा नहीं है, जैसा आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर व्हाइट कलर से दिखाया गया है, व्हाइट कलर से दिखाया गया है, अर्थात गहरा नहीं है। गहरा नहीं है तो यहाँ पर बड़े जहाज नहीं निकल सकते। साथ ही साथ ये द्वीपों की श्रृंखला है। तो वो वहाँ राम सेतु पहुंचे। अब राम सेतु पर हम लोग पहुंचने के बाद में नीचे की तरफ आए, यहाँ आए तो हम लोग एक यहाँ पर छोटा सा द्वीप अनुराधापुरम से ऊपर है, इस ब्रिज के पास में है। सॉरी, यहाँ से जब हम लोग निकल कर आए, यहाँ पर देखिए, अगर आपको मैप में देखना है तो आप पेज नंबर 8 और 9 पर, जहाँ पर इंडिया का फिजिकल मैप दिया गया है, इंडिया का पूरे इंडिया का फिजिकल मैप दिया गया है, 8 और 9 नंबर पेज नंबर पर
वहां देखेंगे आपको दिखेगा कारा तीवु या कच्चा तीवु, कारा तीवु या कच्चा तीवु, कारा तीवु या कच्चा तीवु। यह भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित द्वीप है। रेडियस 6 से 8 किलोमीटर का रेडियस रहा होगा। यह एक टूरिज्म प्लेस बनाया जा सकता है, तो भारत के लिए भी काफी अच्छा है, श्रीलंका के लिए भी उपयोगी भी है। इस समय वर्तमान पर इसका अधिकार कारा तीवु द्वीप श्रीलंका। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC वाला क्षेत्र या POK वाला क्षेत्र, POK वाला क्षेत्र जो है वह पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन वह है भारत का। कुछ इसी तरीके से ये कारा तीवु द्वीप जो है वह यूज में तो श्रीलंका के है, लेकिन अधिकार भारत का, या वास्तविक रूप से भारत का है। लेकिन अब ऐसे छोटे छोटे द्वीप के लिए या अपनी मित्रता में दरार डाली जाए, यह भारत के लिए उचित नहीं है। जैसे हम्बनटोटा बंदर का चाइना का अधिकार हो गया, तो यहाँ श्रीलंका के कोलंबो में जो बंदरगाह बना रहा है 2022 या 23 से स्टार्टिंग भी है, तो भारत को अधिकार दे दिया गया है। तो हम लोग हम्बनटोटा का विरोध में यहाँ पर एक नीति चला करके सागर डॉक्ट्रिन नाम से एक परियोजना चलाती है भारत सरकार, जिसके तहत यहाँ पर श्रीलंका के कोलंबो में यहाँ बंदरगाह भारत का भी बन रहा है या भारत के सहयोग से बन रहा है। तो अब उसके बाद ये द्वीप देखने के बाद फिर से आप लोग पेज नंबर यही 18 और 19 पर आएंगे। कुछ हम लोग ये राम सेतु पुल के सहारे, हम लोगों की छोटी नाव है, हम लोग कुछ ही लोग बैठे हुए हैं, इस पर चल सकते हैं। यहाँ से आए और ये आप एक बाहर निकला हुआ द्वीपीय क्षेत्र देख रहे हैं, जिसका नाम है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप या पंबन आइलैंड, इस द्वीप का नाम पंबन है। अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा करके दूसरी तरीके से ऐसे बनाऊं, ये वाला, तो आप इसमें देखेंगे ये पॉइंट धनुषकोडी, धनुषकोडी, और यहाँ रामेश्वरम, और यहाँ पंबन। इस द्वीप के ऊपर छोटे छोटे शहर बने हुए हैं। द्वीप काफी बड़ा है, ये भारत या हमारे इस चार्ट में छोटा सा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर दर्शाता है, तो इसी तरीके से आप मानिए कुछ अगर ये 3-4 सेंटीमीटर का बना हुआ है तो 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का रेडियस लिए ही होगा, या इससे अधिक बड़ा भी हो सकता है। हम तो कभी रामेश्वरम गए, आप गए हों तो बहुत अच्छी बात है, बता भी सकते हैं इसमें कैसा दिखाई पड़ता है। अभी आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ, अब आप इस पर बताएं। UPSC का क्वेश्चन है, बताना आपके लिए आवश्यक रहेगा, नहीं अगर देखते हैं तो आप आगे देखें। पेज नंबर 26 वाले पर जाएंगे, जहां पर पॉलिटिकल मैप दिया गया है। वहां ब्लैक कलर से रेलवे लाइन को दिखाया गया है। तो आप ये बताएं कि भारत के इस वाले क्षेत्र से रेलवे लाइन इस पंबन, रामेश्वर और धनुषकोडी तक में से क्या धनुषकोडी तक है कि केवल रामेश्वरम? UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट तो नहीं होते, लेकिन उसकी बारीकी को समझना है तो हम लोगों को इस तरीके के क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है, और हर जगह हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे।
धनुषकोडी तक रेलवे लाइन नहीं, आपको अगर कहा जाए तो रामेश्वरम तक ही लगाएंगे। यहाँ 1964 के पास एक बड़ा चक्रवात आया, जिसमें यहाँ तक की जो रेलवे लाइन थी वह ध्वस्त हो गई, और यह द्वीप भी आधा, आइसलैंड पूरा, आधा धनुषकोडी वाला क्षेत्र समुद्र के भीतर चला गया, समुद्र के भीतर चला गया और यह पूरा निर्जन स्थान हो गया। इसलिए इसे धनुषकोडी को पोस्ट सिटी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 1964 के वहां पर बाद चक्रवात के बाद में यहाँ इतनी सारी डेथ हुई, जितना वो निवास था पूरे लगभग एक बार में पूरा निर्जन हो गया। अब आप देखेंगे, शायद आपको याद हो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का वो लास्ट वाला सीन याद करें, जब शाहरुख खान और वो जाने कौन सी हीरोइन है, वो जा करके जब समुद्र में अपने दादाजी की अस्थियां प्रवाहित करते हैं, तो इसी पैरेलल लाइन के सहारे चल करके वो आ रहे होते हैं, पैदल पैदल चल के आ रहे हैं। तो आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो आपको वो रेलवे लाइन दिखाई पड़ेगी, लेकिन अब यह क्षतिग्रस्त हो गई है, 1964 से टूटी हुई है। 2020 से यह प्रस्तावित है कि अब इसे पुनः रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाएगा। जहां जहां थोड़ा बहुत गहरा क्षेत्र है वहां पानी निकलने का निकास बना दिया जाएगा या पुल बनाया जाएगा, बाकी रेलवे लाइन को फिर से मेंटेन किया जाएगा, उसे मुख्य शहर से जोड़ा जाएगा। प्रस्तावित है, काफी दिनों की प्रस्तावित है। 2025 में कुछ काम ये हुआ, लेकिन अभी भी यह निर्माणाधीन थी। तो अभी जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहें रामेश्वरम तक ही रेलवे लाइन स्थित। चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं। तमिलनाडु हम लोग आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए, बस इसी तरीके से आपको धीरे धीरे बस आपके बने रहें, मैप का देखते जाएं और एक बार दो बार देखें और आप उसे भर लें। मैं ये गारंटी देता हूँ, ना ही इतना डिटेल में, इतना गहराई से यूट्यूब पर किसी ने पढ़ाया। शायद कुछ लोगों ने पढ़ाया भी होगा, लेकिन इतनी गहराई तक ले जाकर जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो हम उस गहराई तक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ना चाहिए। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ, आप भी इसमें सहयोग करेंगे और थोड़ा सा मैप को रंग बिरंगा बनाना और स्लाइड से सरका के इधर इधर बटन दबा के आगे बढ़ाकर या कहाँ पर अवस्थित है वो एकदम से हाईलाइट होकर चमक कर आ जाए, तो इसका भी टाइम कभी आ ही जाएगा आप लोगों के सहयोग से। फिलहाल अभी आप लोगों को इसी तरीके से एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। जो जो मैंने पॉइंट रख के जैसे जैसे बताया है कि यहाँ पर चित्रतालगाला, कैंडी, फिर अनुराधापुरम, जयवर्धनेपुरा, कोलंबिया, हम्बनटोटा, बट्टिकलोवा, त्रिकोमाली, कांके संतुरई, पेंड्र पॉइंट पेड्रो और ये जाफना प्रायद्वीप के यहाँ पर कांके संतुरई, उसके बाद में ये एलिफेंट पास, और इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इस द्वीपीय क्षेत्र से कारातीक द्वीप को देख लिए। कब्जे के बाद में रामकृष्ण या राम सेतु पर होते हुए इस पंबन द्वीप तक देख लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ तमिलनाडु स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छी खासी मेहनत लग जाती है वीडियो को तैयार करने में, क्योंकि कंटेंट कोई एक जगह तो है नहीं। अगर मैं यूट्यूब देखूं तो यूट्यूब पर तो इस तरीके की क्लासेस मिलती नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से भी देखता हूँ, कई सारी किताबों का कलेक्शन करके लाता हूँ। अच्छा खासा टाइम लग जा रहा है, तो यह आपसे निवेदन रहेगा कि सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा शेयर भी करें, ताकि थोड़ा सा मेरा मनोबल बना रहे। थैंक यू वेरी मच।